शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जो कि अज्ञेय के नाम से लिखते थे, उनके द्वारा 2 खंडों में प्रकाशित एक अधूरी नॉवल है। इस वीडियो में हम पार्ट 1 की समरी डिस्कस करेंगे। इस नॉवल में अज्ञेय ने एक बच्चे के मन पर पड़ने वाले काम, अहम और डर के प्रभावों को मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रदर्शित किया है। शेखर कैसे क्रांतिकारी बनता है, उसकी पूरी यात्रा का वर्णन किया है। तो आइए इस समरी को शुरू करते हैं। मौत, जो कि जिंदगी की आखिरी सच्चाई है, आज शेखर की आंखों के सामने फांसी के फंदे के रूप में झूल रही है। विदेशी सरकार की पुलिस के साथ बहस और मारपीट करने के बाद शेखर को काल कोठरी में डाल दिया गया है। काल कोठरी में शेखर अपनी बीती जिंदगी के बारे में सोच रहा है। बीती जिंदगी में हुई घटनाएं अब उसकी आंखों के सामने घूम रही हैं। इससे आगे की समरी मैं शेखर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मतलब जहां पर मैं शब्द का इस्तेमाल होगा, उसका मतलब शेखर से है। सबसे पहले मेरी आंखों के सामने शशि की तस्वीर आती है। शशि, जो कि मेरी मौसेरी बहन और मेरी दोस्त होने के साथ साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन भी है। मुझे शशि ने हमेशा इंस्पायर किया, मगर मेरे शेखर बनने में वो खुद ही टूट गई, शायद उसके शेखर के ही हाथों। मेरी आंखों के सामने दूसरी तस्वीर मेरी सगी बहन सरस्वती की आती है। सरस्वती, जो कि बचपन की मेरी इकलौती दोस्त है। मैं अपने सब राज सरस्वती को बता दिया करता था, मगर एक दिन अचानक वो मुझसे दूर चली गई। शारदा, जो कि बहुत अच्छी वीणा बजाती थी, जिसकी बजाई हुई वीणा के स्वर में मैं बह गया था, वही शारदा मेरे लिए सब कुछ हो गई थी। मगर फिर एक रोज़ जब उसे पाने की चाह में मैं उसके घर तक पहुंच गया था, तो उसका घर खाली था। वे लोग न जाने कहाँ चले गए थे। मैं जब भी माँ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे बचपन की एक तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। मैं चुपचाप बैठा रोटी खा रहा हूँ और मेरे माता पिता मेरे बड़े भाई के बारे में बात कर रहे हैं। अचानक माँ उंगली उठाकर कहती है, मैं इसका विश्वास नहीं करती। इसका यानी कि मेरा। मेरे अंदर एक धमाका सा हुआ। मैं रुका हुआ सा रह गया। रात को अपनी डायरी में मैंने कई बार लिखा, अच्छा होता कि मैं कुत्ता होता या कोई चूहा होता, बजाय इसके कि मैं ऐसा आदमी हूं जिसका कोई विश्वास नहीं करता। आज मुझे लगता है कि मेरे विद्रोही होने का कारण यही तीखी चुभन ही है। मुझे लगता है कि विद्रोही कहीं जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, वो अपने आसपास से सीखते ज़रूर हैं, मगर क्रांति करने की इंस्पिरेशन कहीं बाहर से नहीं, बल्कि अपने अंदर से ही मिलती है। मुझे लगता है कि क्रांतिकारी के अंदर प्यार के साथ साथ कुछ गुस्सा भी भरा होना चाहिए। यही गुस्सा उसे अपने समाज और इसकी मान्यताओं को बदलने की शक्ति देता है। मेरे शेखर बनने में बचपन में हुई घटनाओं की गहरी छाप है। मेरी शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल से शुरू हुई थी, मगर मेरे अक्खड़ स्वभाव के कारण मुझे जल्दी ही स्कूल छोड़ देना पड़ा। मुझे लगता है मेरा शिशु मन कोई भी बंधन मानना नहीं चाहता था। जब मुझे पढ़ाया जाता था तो मैं विद्रोह करता था। हाँ, बड़े भाइयों के सारे पाठ मुझे याद हो जाते थे, पर मास्टर जी के पढ़ने में मन नहीं लगता था। कितने मास्टर आए और गए, मगर पढ़ाई नहीं हुई। तब मेरी बहन सरस्वती मुझे पढ़ाने लगी। पर असली शिक्षा मिलती है जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से। मैंने सीखा, स्वतंत्रता का कष्ट पराधीनता के सुनहरे पिंजरे से बहुत अच्छा है। जात पात, छुआछूत और अमीर गरीब का फर्क मैं बचपन से ही देखता रहा हूं। शेखर को अपने विद्वान पिता पर गर्व है।
उसे याद आता है कि 6 साल की उम्र में उसने अपने पिता की ही तरह कोई किताब लिखकर विद्वान बनने के बारे में सोचा था। फूलों के बारे में बताने वाली उसकी पुस्तक को देखकर उसके माता पिता बहुत हंसे थे और ऐसा देखकर शेखर को भी बहुत अच्छा लगा था। ऐसे ही शेखर ने मौत के बारे में भी जाना था। जब शेखर के पिता अपने परिवार के साथ कश्मीर में रहते थे, बंगला झेलम के किनारे ही था। बाढ़ का पानी जब बढ़ गया था तो पानी चूहों के बिल के अंदर ना जाए, इसलिए शेखर और सरस्वती ने साथ मिलकर बिल बंद कर दिए थे। मगर पानी इतना ज़्यादा था कि थोड़ी ही देर में निचली मंजिल पानी में डूब गई। उस समय हमने मौत के डर को पहली बार देखा था। जब मैंने माँ से जानना चाहा कि मौत होती क्या है, मरते कैसे हैं, तो वो कोई उत्तर नहीं दे सकी थी। पिताजी ने बताया कि जान ईश्वर के पास से आती है और वहीं चली जाती है। ये उत्तर मुझे सेटिस्फाई नहीं कर सका, बल्कि एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। ईश्वर? कौन है ईश्वर? कहाँ है ईश्वर? क्या सब काम वही करता है? तो क्यों इतने बुरे काम दुनिया में होते हैं? क्या ये भी ईश्वर ने कराए? कौन उत्तर देगा मेरे सभी सवालों का? मेरा मन भटकता ही रहता है। जब हमारे पिता हमें क्षीर भवानी के मंदिर ले गए, मैं जिद में बाहर ही खड़ा रहा। न दर्शन किए न प्रणाम किया। मन का सारा जोर लगाकर मैंने कहा, ईश्वर नहीं है, मैं ईश्वर को नहीं मानता। इतना कहने पर मेरी खूब पिटाई भी हुई थी और जिसके कारण ईश्वर के लिए मेरे मन में गुस्सा और बढ़ गया था। पर मुझे लगा नास्तिक कहकर मैं और अकेला हो गया हूँ। अब कोई सहारा मेरे पास नहीं बचा था जिस पर मैं अपना विश्वास कर सकूं। घर में छोटा भाई हुआ। भाई के जन्म ने प्रश्नों की एक बाढ़ ला दी। बच्चे कैसे होते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन लाता है? पर सबने मेरे प्रश्नों को हंसकर उड़ा दिया। नेचर शेखर को सदा अपनी ओर खींचती रही। एक दिन वह डल लेक को देख रहा था। देखते देखते उस पर एक सम्मोहन सा छा गया। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और आंखें बंद कर चुपचाप खड़ा रहा। शेखर के अंदर जो सम्मोहन सा छा गया था, उसके बारे में वो ज्यादा बता नहीं सकता। आखिर क्या था वो? प्रकृति, सौंदर्य, वासना या ईश्वर? शेखर के पिता का ट्रांसफर श्रीनगर से पटना हो गया था, पर शेखर का अकेलापन कम नहीं हुआ। वह बिना किसी उद्देश्य के ही इधर उधर भटकता रहा। एक नया काम और शुरू किया। बगीचे से केले के खंभे काटना और उन पर लेटकर गंगा की धारा में दूर तक बहना। बहते बहते वो मन ही मन कविता लिखता। एक बार वो घर से इतना दूर बह गया था कि उसके सभी घर वाले घबरा गए थे और चिंतित होकर उसे ढूंढने लगे थे। अपने लिए इतना प्रेम देखकर उसका विद्रोही मन कुछ क्षण के लिए गलने लगा। क्या सचमुच सब मुझसे इतना प्यार करते हैं? शेखर परिवेश की एक रास्ता से ऊबने लगा। जीवन में कहीं भी कुछ नया नहीं था। शेखर के बाल मन ने नई नई शरारतें ईजाद की। कभी फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देना, कभी दुकानदारों को फ़ोन करके तंग करना और कभी कुत्ते तैमूर के साथ जंगल में भटकना। सारे देश में असहयोग आंदोलन की लहर चल रही थी। शेखर भी गांधी जी की जय जयकार करता, देसी मोटे कपड़े पहनता और एक दिन उसने घर के सभी विदेशी कपड़ों को जला दिया। तब माँ ने उसे खूब पीटा था। मगर शेखर के मन में गांधी और स्वदेशी प्रेम बढ़ने लगा। वह मन लगाकर हिंदी पढ़ने लगा। विदेशी तौर तरीकों को अपने जीवन से हटाने में जुट गया। उसने बड़ी मेहनत से एक नाटक लिखा जो स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत का बहुत अच्छा चित्र दिखाता था। माँ कामकाजी, यथार्थवादी और कठोर थी। उनकी कठोरता सजा के रूप में बच्चों पर निकलती थी। वो पूजा पाठ बहुत किया करती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी
और न ही पढ़ाई को विशेष महत्व भी देती थी। मगर शेखर का गांधी प्रेम बेमौत ही मर गया। शेखर ने पिता के सामने अपना आदर्श गांधी बताते हुए कहा था कि यदि कोई मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगाए तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा। मगर एक दिन शेखर का बैरिस्टर साहब के बच्चों के साथ झगड़ा हुआ। जब शेखर को बैरिस्टर साहब के सामने ले जाया गया तो बैरिस्टर साहब का अपमान करते हुए उसने ललकार कर कह दिया कि वह मारने वाले के दोनों गालों पर तमाचे लगाएगा, और ऐसा कहकर वो वहां से चला गया। शेखर को लगा कि उसकी जीवन का अंत हो गया है। आज तक जिस आस्था पर उसने अपने को टिकाए रखा था वह नष्ट हो गई। उसने अपना लिखा नाटक भी फाड़ डाला और गांधी जी से अपना नाता तोड़ लिया। उसका अपना व्यक्तित्व भी टूट जाता, मगर बहन सरस्वती के स्नेह ने उसको सहारा दिया और वो टूटने से बच गया। शेखर के घर एक नन्ही बहन भी आ गई। दोबारा शेखर के मन में वो ही प्रश्न उमड़ पड़ा, बच्चे कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं? उसने सरस्वती से भी पूछा, पर वह भी शेखर का समाधान नहीं कर पाई। शेखर को लगता है कि उससे हर बात छिपाई जा रही है। उसे अब सब पर क्रोध आने लगा था। वह चोरी करने लगा था और चुगलखोर भी हो गया था। छिपाकर वे सब काम करने लगा जिसे सब बुरा कहते थे। मां की डांट या मार का भी उस पर कोई असर नहीं होता था। इस सारे वातावरण में सरस्वती ही शेखर का सहारा थी। वह अपनी बहन से खूब बातें करता, उससे पढ़ता, खेलता और शिकायत भी करता। कई बार उसके सब भाई उसे बहन की दुम कहकर भी चिढ़ाते थे, पर वह इसकी परवाह नहीं करता था। फिर एक दिन उसने सुना कि सरस्वती की शादी होने वाली है। शादी के बाद वो बहुत दूर चली जाएगी। यह कल्पना भी शेखर को बहुत दुख देती थी। उसे बुखार हो गया। जिस दिन सरस्वती की विदाई हुई उस दिन बुखार बढ़कर निमोनिया में बदल गया। शेखर के पिता की एक बार फिर बदली हो गई। इस बार दक्षिण जाना पड़ा। सरस्वती को वो चाहकर भी कोई पत्र न लिख पाया। अपने मन की अस्थिरता अब शेखर के सहने के दायरे के बाहर होने लगी थी। उसे लगने लगा कि वह कुछ चाहता है, पर वो क्या चाहता है वो उसे मालूम नहीं था। उसे लगता उसके शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है। उसमें बहुत शक्ति और स्फूर्ति आ गई है। किशोरावस्था की तरंगें उसको झकझोर देती। जब वो टेनिसन, शैली और रोजेटी की कविताएं पढ़ता तो वह सिहर उठता। उसे लगता कि वो प्रेम करने लगा है, मगर किससे? उसके आसपास तो कोई नहीं है। कविता से अपना मन हटाकर जबरन ही शेखर ने विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म, होम्योपैथी, एलियोपैथी, योग, प्राणायाम और खाद्य विज्ञान जैसे नीरस विषयों की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। जब सरस्वती का पत्र आया तो उसमें लिखा था कि उसकी लड़की 4 दिन की होके मर गई। ऐसा सुनकर शेखर को बहुत गुस्सा आया। सरस्वती के भी लड़की हुई, और उस दिन जब मैंने उससे पूछा था तो उसने मुझे नहीं बताया था कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। शेखर के इस अकेलेपन के अंधियारे में बिजली की तरह थिरकती हुई आई एक पड़ोसी की लड़की। शारदा वीणा बहुत अच्छा बजाती थी और उसके सौंदर्य ने शेखर को मुग्ध कर दिया था। शारदा शेखर के दिलो दिमाग पर छा गई। वह चुपचाप रास्ते में बैठकर शारदा का इंतजार किया करता था जब भी वह स्कूल जाती थी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते थे और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। बीच बीच में तकरार भी हो जाती, लेकिन ये संबंध और ज़्यादा मजबूत होने लगे। मगर नियति ने दोबारा आघात किया। शेखर को मैट्रिक की परीक्षा देने के लिए लाहौर जाना पड़ा। जाते समय वो शारदा से मिल भी नहीं पाया। लाहौर में शेखर अपनी मौसी विद्यावती के घर पर ठहरा। उनकी बेटी शशि को उसने बचपन में ही देखा था। शशि अब पूरी बदली हुई लग रही थी। शेखर अपना पूरा मन लगाकर पढ़ने लगा। शशि भी उसका पूरा ध्यान रखती।
उसकी किताबें सजा देती, खाना बना देती और कपड़े भी धो देती। शेखर अपनी परीक्षा देकर दक्षिण लौट आया। लौटते ही वह शारदा से मिलने गया, मगर उनका बंगला खाली पड़ा था। वह कहाँ गई, कब गई, दोबारा उससे मुलाकात कब होगी, इन सब प्रश्नों का शेखर के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच शेखर का बड़ा भाई भागकर कलकत्ता चला गया था। वह पुलिस में नौकरी करना चाहता था। कॉलेज वालों का घर पर तार आया था और घर वाले बहुत नाराज थे। माँ ने बिगड़कर शेखर के लिए कहा कि मुझे तो इसका भी कोई विश्वास नहीं है। ये शब्द शेखर पर बिजली बन के गिरे। शारदा से बिछड़ने की पीड़ा को इन शब्दों ने कम कर दिया था। माँ के प्रति तीव्र कृपा जागी और अपने प्रति गुस्सा। मन में आत्महत्या तक के विचार जागे, मगर शेखर ने खुद को नियंत्रित करते हुए एक प्रतिज्ञा ली कि मैं माँ का कोई काम नहीं करूँगा, बल्कि ऐसा भी कोई काम नहीं करूँगा कि उसे बाध्य होकर मेरा विश्वास करना पड़े। शेखर की विद्रोही होती प्रवृत्ति में एक और चिंगारी लग गई। उसे लगा कि उसका सारा अस्तित्व आग में जल रहा है। उसकी दशा मौत से भी बुरी है। वह माता पिता, बहन, प्रेमिका और अंत में स्वयं को भी खो चुका है। शेखर के पड़ोस में एक बीमार लड़की रहती थी जिसका नाम था शांति। शेखर उसे कविता सुनाता, उससे बातें करता और उसे सांत्वना देता। शांति के कोमल स्पर्श ने शेखर को नए जीवन से परिचित करवाया। उसकी मौत में भी एक सौंदर्य था, एक भव्यता थी। शेखर शारदा को खोकर भी उससे जुड़ा हुआ था। उसका प्रेम उसे मन ही मन सहारा देता और प्रेरणा देता था। मगर एक दिन उसने पुस्तक में प्रेम, विवाह और बच्चे पैदा होने के बारे में पढ़ा। ये जानकारी इतनी आकस्मिक थी कि उसका दिमाग झन्ना गया। उसे लगा कि ये प्रेम नहीं, पाप है, वासना है, जिसे सारे माता पिता करते हैं। क्या इसी के कारण वो शारदा की कामना करता है? तब तो अच्छा ही है कि वो मर जाए, सब मर जाएं। ये एक कड़वा सच था। शेखर ने रोमा रोलां का काव्य पढ़ा, जिसमें लिखा था कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति होती है। अब शेखर को लगा कि वह एक समुद्र पार कर आया है। वह संपूर्ण है, मुक्त है, पुरुष है। कॉलेज की पढ़ाई के लिए शेखर मद्रास आया। वह हॉस्टल में रहने लगा। पहली बार वह घर और घर वालों से दूर इस अनजाने परिवेश में आया था। हॉस्टल में शेखर की कुमार से दोस्ती हो गई। दोनों साथ साथ घूमते, पिक्चर देखते और सर्कस देखते। शेखर को लगा कि कुमार उसका सच्चा दोस्त है, मगर थोड़े ही दिन बाद उसे ये एहसास हो गया कि कुमार की दोस्ती पैसे से है। वह कई बार शेखर से पैसे भी ऐंठ चुका था, मगर जब शेखर के पास घर से पैसे आने कम हो गए तो उसने शेखर की ओर देखना तक भी छोड़ दिया और तुरंत ही दूसरे शिकार को फांस लिया। यह कपट देखकर शेखर से रहा नहीं गया। जब उसने कुमार को डांटा फटकारा तो कुमार कमीनेपन पर उतर आया। उसे तरह तरह से तंग करने लगा, उसके विरुद्ध प्रचार करने लगा। तंग आकर शेखर को हॉस्टल छोड़ देना पड़ा। अब शेखर ऐसे हॉस्टल में रहने लगा जो अछूतों के लिए था। यहाँ पर सदाशिव, राघवन और देवदास शेखर के मित्र बन गए। ये तीनों अछूत थे। इन चारों ने मिलकर एंटीगोनम क्लब बनाया और एंटीगोनम नाम की पत्रिका भी निकाली। नेचर, एजुकेशन, समाज सुधार, धर्म और छुआछूत आदि विषयों पर चारों की गर्मागर्म बहस होती थी। चारों मिलकर समाज को बदल देना चाहते थे। शेखर ने समाज सेवा का पहला कदम उठाया। उसने अछूत बच्चों को पढ़ाने के लिए एक स्कूल खोला। रात को वह स्कूल में पढ़ाता। बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और बुजुर्ग व्यक्ति भी आ जाते। शेखर और उसके दोस्तों ने उम्र भर शादी न करने और सिर्फ समाज सेवा करने का ही निश्चय किया। मगर जब राघवन ने अपने माता पिता के फोर्स करने पर शादी करने को मंजूरी दे दी
तो शेखर को लगा कि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। अब शेखर अपनी पत्रिका में भारतीय नौजवानों की बुज़दिली पर लिखने लगा। जो नौजवान अपनी इच्छा के खिलाफ शादी करते हैं और जो अपने माता पिता तक को नहीं समझा पाते, नहीं सुधार पाते, वो समाज को क्या सुधारेंगे। मगर इस लेख का उल्टा असर हुआ। सारा कॉलेज अब शेखर को ब्रह्मचारी जी कहकर चिढ़ाने लगा। अब शेखर को रात के स्कूल में ही शांति मिलती। मगर अब कॉलेज ख़त्म होने वाला था। स्कूल के बच्चों ने अपने अध्यापकों शेखर और सदाशिव के लिए विदाई समारोह आयोजित किया। बच्चों का ये प्यार देखकर शेखर भावुक हो गया। शेखर ने महाबलीपुरम में मौत को बहुत करीब से देखा। वह तैरना नहीं जानता था, मगर फिर भी समुद्र के आकर्षण में बंधकर वह उसमें कूद पड़ा। कुछ ही देर में लगा कि वह डूब जाएगा। चारों ओर खारा पानी ही पानी था, पर वह बच गया। समुद्र ने भी उसे स्वीकार नहीं किया। एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए शेखर सदाशिव के साथ उसके घर त्रावणकोर चला गया। वहीं अचानक शारदा से मुलाकात हुई। उसके घर वाले दोनों का मिलना जुलना पसंद नहीं करते थे, पर शेखर के बुलाने पर शारदा पार्क में मिलने आ गई। दोनों में बहुत सी बातें हुईं। शेखर ने शारदा से पूछ लिया कि क्या वह भी उससे प्यार करती है। शारदा ने कांपते हुए होठों से शेखर को बस इतना ही कहा कि प्यार, और तुम्हें? मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की थी। अपने पहले प्यार का ये अंजाम देखकर शेखर को बहुत दुख हुआ। उसने जैसे तैसे अपने एग्ज़ाम्स दिए। वह जानता था कि वह किसी तरह बस पास ही होगा। बस मद्रास से विदा लेने वह सागर के तट पर गया। विदा, शारदा से विदा, शारदा के देश से विदा।